नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल मटेरियल एंड इक्विपमेंट। किस तरीके से जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टिव नॉन प्रोजेक्टिव इस तरीके के जो हमने मटेरियल डिस्क्राइब किए थे, एक तो हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ सेंसेस और दूसरा क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन या फिर हम यूज़ कह सकते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से हम उसको यूज़ कर पा रहे थे, उसका सिग्निफिकेंस क्या था, उस हिसाब से हमने उनको क्लासीफाई किया था। तो उन्हें प्रिपेयर कैसे करते हैं, उनका यूज़ क्या है, आज वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टीचिंग एड्स होते हैं हमने देखा था, या फिर ऑडियो यूजुअल जो हमारे पास एड्स होते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स, हमने देखा था कि ये इस तरीके के डिवाइसेस होते हैं जो टीचर की हेल्प करते हैं अपनी टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और इंजॉयबल बनाने के लिए। इससे टीचर क्या कर पाता है, क्लैरिफाई कर पाता है, इस्टेब्लिश, कोरिलेट और कोऑर्डिनेट वेरियस कंसेप्ट को कर पाता है, इंटरप्रिटेशंस कर पाता है और एप्रिसिएशंस कर पाता है। टीचर क्या कर पाता है, बच्चों के अंदर जो भी डाउट हो गए, जो भी उनका कंसेप्ट है उसे क्लैरिफाई करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, उसको अच्छे से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा, कोरिलेट और कोऑर्डिनेट करेगा अलग अलग कॉन्सेप्ट, उनके बीच में एक इंटरलिंक बनाने की कोशिश करेगा, इंटरप्रेट करेगा चीज़ों को और उन्हें एक एप्रिसिएशन करना भी सिखाएगा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और लिटरेचर को। इसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि इसके ज़रिए जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है और इसमें लेस एफर्ट लगते हैं और टाइम भी लेस लगता है, और जो टीचर्स हैं उन्हें एक असिस्ट मिल जाता है। यहाँ पे जो होते हैं टीचिंग एड्स, उनके ज़रिए जो टीचिंग है वो कैसी होती है, इफेक्टिव होती है। इसके बाद हमने देखना है नीड एंड इम्पोर्टेंस कि आखिर क्या ज़रूरत होती है कि हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं टीचिंग एड्स या फिर वीडियो या फिर ऑडियो विजुअल एड्स। तो इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस देखते हैं। सबसे पहला ये है कि ये बच्चों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करता है, ये रिड्यूस करता है वर्बलिज्म, यानी कि जो टीचर सिर्फ लेक्चर मोड में चल रहा होता है, बीच में वो वैरायटी लेके आता है। सिर्फ टीचर क्या करता है, वर्बली बच्चों को नहीं टीच करता है बल्कि वेरियस अलग अलग मोड से वो टीच करता है, और एक सॉलिड और ड्यूरेबल नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाती है। हमने जैसे इससे पहली वाली वीडियो में देखा था कि जब बच्चे चीज़ों को देखते हैं, खुद करते हैं, तो वो नॉलेज को ज़्यादा लंबे टाइम तक रिटेन कर पाते हैं। तो एक ड्यूरेबल नॉलेज होती है, सॉलिड नॉलेज होती है, बेस उसका क्लियर होता है, और इसकी वजह से जो बच्चे हैं वो कंसंट्रेशन, उनकी पावर बढ़ती है। बच्चों का सारा कंसंट्रेशन किसके ऊपर होता है, उनका होता है टीचिंग एड के ऊपर और कॉन्सेप्ट के ऊपर, और ये मैक्सिम्स जो होते हैं टीचिंग उनके ऊपर बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल ये प्रोसेस रहता है। और ये बच्चों को मोटिवेट भी करता है, जो इंटरेस्ट होता है, लव होता है टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, उसको इन्हांस करता है। और रियलिटी इन क्लासरूम, बच्चों को ये पता चलता है कि हाँ इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, ये जो टॉपिक, ये जो कंसेप्ट है, इसका रियल लाइफ में, रियल कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है, और उसकी रियलिटी जो है बच्चों के सामने शो की जाती है। ये कंटिन्यू हुई है। उसके बाद ये बच्चे को क्या करता है, एक सप्लीमेंट्री का काम करता है, एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस देता है जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, जिसके ज़रिए वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को कंक्रीट फॉर्म में भी सीख पाता है। इससे इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीट होते हैं, जिस बच्चे को देखकर ज़्यादा समझ में आता है, फील कर कर एक्सपीरियंस करके ज़्यादा समझ में आता है। जिस बच्चे का लर्निंग स्टाइल किनेस्थेटिक होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं डायरेक्टली लेक्चर देना बच्चों को, उसमें चेंज आते हैं, वैरायटी आती है क्लास के अंदर। वही है कि वैरायटी आएगी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, इससे टीचर का टाइम और एनर्जी दोनों सेव होती हैं, और बच्चों के अंदर क्लैरिटी और स्ट्रेंथ ज़्यादा आती है। टीचिंग सिचुएशन में उनका जो कंसेप्ट होता है वो क्लैरिटी के साथ चलता है, और स्ट्रेंथ भी होता है, उनका कंसेप्ट जो होता है वो रिजिड फॉर्म होता है। इसके बाद जो बच्चे हैं, अगर वो ज़्यादा यहाँ पे अटेंशन नहीं देते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर, तो उनके जो अटेंशन है उसको सीख किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड। ठीक है, इसके बाद बच्चों के अंदर हायर मेंटल एबिलिटीज़ को भी डेवलप किया जा सकता है, जैसे कि उनके अंदर हम लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ लेके आ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन की स्किल इन्हांस कर सकते हैं, और ये टीचिंग को इंटरेक्टिव भी बनाता है। इंटरेक्टिव बच्चे किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उन टीचिंग एड्स के साथ इंटरेक्शन होती है, बच्चों की टीचर के साथ होती है, प्यूपल टू प्यूपल यहाँ पे इंटरेक्शन होती है, और बच्चों को हैंड एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है। बच्चे लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं। इसके बाद अलग अलग प्रकार की जो स्किल्स होती हैं, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हों चाहे वो एकेडमिक स्किल्स हों, दोनों को इन्हांस करने में वो हेल्प करता है। और ये जो मेथड होते हैं, चाहे कितनी लार्ज साइज क्लास हो, अगर बच्चों को विजिबल है टीचिंग एड तो काफ़ी ज़्यादा वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं जब हम किसी भी टीचिंग एड को सिलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं या फिर यूज़ करते हैं। तो हम वो देखते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन देखेंगे। अगर आपको कोई टीचिंग एड सिलेक्ट करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी।
वाइल सिलेक्टिंग एड्स फॉलोइंग थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। सबसे पहला यह है कि जो आपका टीचिंग एड है वो मीनिंगफुल और पर्पसफुल होना चाहिए। जो आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कंस्ट्रक्ट किए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है पढ़ा सर्कल रहे और टीचिंग एड आपका ट्रायंगल का चल रहा है, तो ये किसी भी पर्पज़ का नहीं रहा। आपका जो टीचिंग एड है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, रियल इन एवरी एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट्स में, चाहे वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो चाहे लर्नर के कॉग्निटिव लेवल से हो, वो हर चीज़ में एक एक्यूरेट यहाँ पे टीचिंग एड होना चाहिए। और जो लैंग्वेज आप यूज़ करोगे टीचिंग एड को रिप्रेजेंट करने के लिए वो फेमिलियर होनी चाहिए और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। बच्चे उसको जानने चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे बच्चों को आप टीचिंग एड दिखा रहे हो और हायर लेवल की आप इंग्लिश उनके साथ यूज़ कर रहे हो या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो उनको समझ में नहीं आएगी। और ये जो आपका टीचिंग एड होगा वो मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट यानी कि उनकी लेवल ऑफ क्लास और एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका टीचिंग एड है वो लो कॉस्ट का होना चाहिए। उसमें ज़्यादा यहाँ पे आपको फाइनेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। सिंपल होना चाहिए और चीप होना चाहिए। अप टू डेट होना चाहिए, बिल्कुल अपडेटेड आपका टीचिंग एड होना चाहिए। पोर्टेबल होना चाहिए, मतलब जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग होना चाहिए वरना बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। रिक्रिएटिव होना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए और मोटिवेटिव भी होना चाहिए जो बच्चों को मोटिवेट करे। और ये क्या होना चाहिए, स्कूल करिकुलम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जो करिकुलम है इसमें एक्टिविटीज़ और हमारा एकेडमिक दोनों आता है, तो इनके अकॉर्डिंग हमारा जो टीचिंग एड है वो होना चाहिए। और ये ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक सिंगल चार्ट बनाया और उसी के ऊपर आपने कम से कम 6 या 7 टॉपिक रिप्रेजेंट कर दिए हैं। एक साथ आपको बहुत ज़्यादा टीचिंग एड यूज़ नहीं करने हैं। आपके टीचिंग एड जो होने चाहिए कम होने चाहिए, उन्हीं के ऊपर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं लिख सकते हो। ऐसा नहीं आपने पूरा चार्ट ही भर दिया और बच्चे जो है कन्फ्यूज़ है कि हमें क्या पढ़ना है और इसके ऊपर क्या यहाँ पर नहीं देखना है। और ये अप्रोप्रिएट साइज़ का होना चाहिए, इतने साइज़ का होना चाहिए आपका टीचिंग एड कि बहुत ही क्लियरली बच्चों को दिखाई दे, किसी को भी देखने में सुनने में अगर ऑडिटरी है तो किसी को भी प्रॉब्लम ना आए। और कैसा होना चाहिए वो यहाँ शुड बी इम्प्रोवाइज्ड एज फार एज पॉसिबल, यानी कि खुद का बनाया हुआ होना चाहिए, किसी और का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कहीं और से नहीं होना चाहिए। खुद की जो क्रिएटिविटी है टीचर की वो होनी चाहिए, क्योंकि टीचर को ही पढ़ाना है तो टीचर को पता है कि बेस्ट जो कंसेप्ट है उसके लिए बेस्ट टीचिंग एड क्या होगा। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रिपरेशन है। ये तो थे अभी तक कि हमने जो पॉइंट देखे कि सिलेक्ट करते टाइम टीचिंग एड को क्या क्या पॉइंट्स हमें देखने हैं, और अगर प्रिपेयर करते हो खुद तो कैसे देखने हैं। तो आपको वो लोकली अवेलेबल मार्केट के अंदर चीज़ें नहीं जानी है देखने के लिए, आपको सीधा ये देखना है सबसे पहले आपके सराउंडिंग में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मटेरियल बहुत ही इजीली आप उनकी हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो एक टीचिंग एड। आपको क्या करना है, कम से कम कॉस्ट में रखना है वो, यानी आपको कम से कम पैसा खर्च करना है। जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उन्हीं से क्या करना है, उन्हीं मटेरियल से आपको प्रिपेयर करना है। और टीचर को एक ट्रेनिंग रिसीव होनी चाहिए, मतलब टीचर को आना चाहिए कि किस तरीके से एड्स बनाए जाने चाहिए। जो हमने सिलेक्शन वाले पॉइंट्स पढ़े हैं वो टीचर को पता होने चाहिए, ताकि उनके अकॉर्डिंग जो बच्चों के अकॉर्डिंग जो है फिर लर्नर सेंटर्ड करके वो टीचिंग एड्स बनाए जा सके। और सबसे बेस्ट ये होगा कि टीचर खुद ही क्या करें, किसी टाइप का एड कंस्ट्रक्ट करें, और ये स्टूडेंट्स में भी एसोसिएटेड इन द प्रिपरेशन ऑफ एड, और स्टूडेंट की हेल्प भी ली जा सकती है टीचिंग एड्स को बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास प्रॉपर प्रेजेंटेशन है कि जब इन टीचिंग एड्स को आपने सिलेक्ट भी कर लिया, प्रिपेयर भी कर लिया, तो इनको प्रेजेंट कैसे किया जाए। इसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। पहले से ही पता होना चाहिए कि कब आपको टीचिंग एड का यूज़ करना है और कब नहीं करना है, और आपको इसको हैंडल भी इस तरीके से करना है कि उसमें कोई भी डैमेज ना हो। इस तरीके से डिस्प्ले करना है कि इससे जो बच्चे हैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें, और किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है वो टीचिंग एड या किसी को सुनाई नहीं दे रहा है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, इसको इनक्रेज किया जाना चाहिए और बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि वो डिस्कस करें, कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, बीच में आंसर भी दें और क्वेश्चन भी पूछ सकें। और ये सबसे एसेंशियल ये है कि आपको खुद को समझना आना चाहिए कि आप कौन से मेथड से अपने जो टीचिंग एड है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हो। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैथमेटिकल टीचिंग के। अब सबसे पहला यह है कि कुछ एड्स ऐसे होते हैं जैसे पर्सनल इक्विपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जैसे जो बच्चे होते हैं उनके पास कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो खुद के इंडिविजुअल के होते हैं। जैसे बच्चे की टेक्स्ट बुक खुद की अपनी होती है, राइटिंग इक्विपमेंट्स खुद के होते हैं, मेजरिंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो बच्चों के खुद के होते हैं। जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, स्केल, कंपास जो हमारे पास होते हैं, प्रोटेक्टर होता है, ये बच्चों के खुद के होते हैं, पेंसिल, इरेजर, तो ये बच्चों के खुद के हैं। तो ये जो टीचिंग एड होते हैं ये भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, इनको पर्सनल इक्विपमेंट कहते हैं।
अब जैसे इंस्टीट्यूशनल और लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ये क्या होते हैं, जो लैब के अंदर होते हैं या इंस्टीट्यूशन के होते हैं, जैसे स्कूल के होते हैं, जैसे कोई मॉडल हो गया, चार्ट हो गया, चॉक बोर्ड हो गया, फैनल बोर्ड हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, इस टाइप के जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इक्विपमेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। ये क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है। अब कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टीचिंग एड्स हैं जो हम मैथमेटिक क्लास में यूज़ करते हैं, जैसे कि रियल ऑब्जेक्ट्स। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। जैसे आपको कोई चीज़ दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्फेयर दिखाना है और आपके घर में कोई बॉल पड़ी है तो आप उसको ले जा सकते हो। अगर आपको क्यूबॉइड दिखाना है, आप ब्रिक को लेके जा सकते हो। आप कोई ऐसा पेंसिल बॉक्स लेके जा सकते हो जो क्यूबॉइड शेप का है। सिलेंड्रिकल लेके जाने, आप कोई बॉटल लेके जा सकते हो। तो इस टाइप के जो होते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं। मॉडल वो होते हैं जो टीचर कंस्ट्रक्ट करता है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके उस 3D शेप को, खासकर 3D के हम बनाते हैं। और ये इसका ये है कि वो इक्वली जो यूज़फुल होने चाहिए उतने ही जितने रियल ऑब्जेक्ट हैं। अगर आप ताजमहल का कोई मॉडल दिखा रहे हो तो एग्जैक्टली वो ताजमहल जैसा दिखाई देना चाहिए। ये नहीं आप ताजमहल का मॉडल दिखा रहे हो और वो दिखाई दे रहा है कुतुब मीनार जैसा, तो वो किसी भी काम का नहीं है। इट इज़ अननेसेसरी टीचिंग एड्स, ठीक है। इसके बाद जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि जो मॉडल है वो ट्रू कॉपी होनी चाहिए। यही कि जो चीज़ आप रियलिटी में उसको कंक्रीट वे में शो करना चाहते हो, आप उसका मॉडल जो बनाओगे वो बिल्कुल नियरेस्ट टू रियलिटी होना चाहिए, रियल ऑब्जेक्ट से मिलता जुलता होना चाहिए और विजिबल होना चाहिए पूरी क्लास को। आप जो भी चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहते हो वो क्लियर और एक्यूरेट होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कब बच्चों को वो डिस्प्ले करना है। और अगर पॉसिबल है तो आपको हेल्प लेनी चाहिए स्टूडेंट्स की बीच में प्रेजेंटेशन के, और आपको उसको एक सही जगह पे प्लेस करना है, उसको सही जगह पे रख के यहाँ पे प्रेजेंट करना है। इसके बाद आते हैं चार्ट्स। चार्ट काफ़ी ज़्यादा सिंपल और चीपर 2 डायमेंशनल टीचिंग एड है। जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट रेंज ऑफ यहाँ पे टॉपिक्स को मैथमेटिक्स में कवर करता है। हर तरीके के आप देख सकते हो कि हर तरीके के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनका चार्ट लगभग बन ही जाता है। इसका सजेशन ये है कि जब चार्ट अगर आप चूज़ करते हो तो वो अप्रोप्रिएट साइज़ का होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए उसके ऊपर, अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो लर्नर है उसका कंसंट्रेशन, उसकी अटेंशन वो सीख करे। और इसके अंदर क्या होना चाहिए कि वो कम से कम 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स को वो कवर करे और बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। उसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उसको सही जगह पे लगाना है आपको। और जब चार्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो मार्जिन भी दोनों साइड आपको रखनी है, ठीक है। इसके बाद अगर आप चॉक बोर्ड देखते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता मैथ और चॉक बोर्ड का यूज़ हो ही ना। अगर आप मैथ पढ़ाते हो तो मैथ और जो चॉक बुक है ये तो इंटरवाइंड है, मतलब बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बिना चॉक बोर्ड के पढ़ाया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो मैथमेटिक्स जो है इसके अंदर सबसे कॉमनली जो यूज़ होता है वो चॉक बोर्ड ही होता है। तो आपको इसका यूज़ आपने देखा होगा कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए, कोई डायग्राम फिगर बनाने के लिए, कोई पॉइंट्स लिखने के लिए, फॉर्मूला टर्म डेफिनेशन सिंबल दिखाने के लिए, और कुछ रिजल्ट या समरी लिखने के लिए, और या फिर कोई असाइनमेंट वगैरह देना है तो हम चॉक बोर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आपको इफेक्टिव यूज़ करना है चॉक बोर्ड का तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे आपका चॉक बोर्ड स्मूथ और क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कोई ड्राइंग करनी है, डायग्राम बनाना है, आप डिफरेंट कलर की चॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपकी जो वाइट चॉक है उसके लिए उसका प्रेफरेंस ज़्यादा है, मतलब आप बेसिक चीज़ें जब लिख रहे हो तो आपको वाइट चॉक का प्रेफर करना है क्योंकि वो पीछे तक बहुत अच्छे से दिखाई देती है। और मोस्ट कन्वीनियंट प्लेस ये है कि आपको बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा होना है और जब आप लिख रहे हो तो लिखते लिखते आपको बोलना भी है। आपकी हैंडराइटिंग लेजिबल यानी पढ़ने लायक होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए कि दूर तक दिखाई दे, यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। और आपको अवॉइड करना है कि आप इनकरेक्ट चीज़ें लिख रहे हो, इनकरेक्ट स्पेलिंग्स या कोई भी इनकरेक्ट चीज़ लिख रहे हो तो इसको आपको अवॉइड करना है। प्रॉपर मार्जिन आपको दोनों साइड रखनी है। और आपको क्या करना है, जो मटेरियल आप लिखोगे बोर्ड पे वो एक साथ नहीं मिटाना है, जैसे जैसे लिखते जाएंगे बच्चे वैसे वैसे उसको मिटाना है, ठीक है। और एट द एंड आपको जब आपका काम हो जाएगा पूरा तब आपको क्या करना है, कंप्लीटली उसको इरेज कर देना है। आपका जो ब्लैक बोर्ड है, आपका जो चॉक बोर्ड है वो लास्ट के अंदर क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब फ्लैश कार्ड की बात करते हैं तो फ्लैश कार्ड एक छोटे कार्ड होते हैं, जनरली 25x30 सेंटीमीटर के होते हैं साइज़ में, जो हम कुछ मोमेंट्स के लिए ही दिखाते हैं क्लास में ताकि हमें कोई मैसेज या आइडिया देना है तो बच्चों को हम फ्लैश कार्ड में दिखाते हैं। हम इसको बाकी ग्राफिक एड्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमारा लेसन और भी ज़्यादा इफेक्टिव बने। इसकी हेल्प से हम चीज़ों को इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट और रिव्यू कर सकते हैं और इसकी हेल्प से हम कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, जैसे रिकॉग्निशन और जैसे कि रिकॉल करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप